हेलो एवरीवन, वेलकम टू सोनम क्लासेस। आज हम मैट्रिक्स और उसके टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा चैप्टर है अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस। सबसे पहले हम मैट्रिक्स की डेफिनेशन देखते हैं क्या है। अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन फॉर्म ऑफ ऑर्डर्ड सेट ऑफ रोज एंड कॉलम्स। क्या कहना चाहता है कि ये नंबर्स को अरेंज करना है हमें किसकी फॉर्म में, रो और कॉलम की फॉर्म में। जब हम अपने नंबर्स की अरेंजमेंट रो और कॉलम्स के ऑर्डर्ड सेट की फॉर्म में करते हैं तो फिर वो हमारी क्या बन जाती है, मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल, इन्होंने एक मैट्रिक्स बनाई है। ये मैट्रिक्स देखो, इन्होंने एलिमेंट्स लिखे हैं, कुछ भी एलिमेंट्स नंबर्स को अरेंज करना है, जैसे 2 3 4 6 7 8। अब आप ध्यान दो कि ये जो 2 3 4 अगर हम ऐसे हॉरिजेंटली देख रहे हैं तो ये रो का काम कर रहे हैं, और जैसे हम यूँ रीड करें 2 6 3 7 4 8, तो ये अगर हम वर्टिकली देख रहे हैं तो ये कॉलम का काम कर रहे हैं। तो हमने इन सारे नंबर्स को किसके अंदर अरेंज कर दिया, रो और कॉलम के ऑर्डर्ड सेट की फॉर्म में, है ना। तो हॉरिजेंटल लाइंस हमारी क्या हो जाती हैं, रोज, और वर्टिकल लाइंस हमारी क्या होती हैं, कॉलम्स। अब इसका वैसे अगर हम एग्जांपल लें, मान लो हम अपनी क्लास में बेंचेस को देखते हैं, डेस्क बेंचेस, जैसे सीटिंग अरेंजमेंट, या फिर आपने चेयर्स लगा दी, तो आप देखोगे कि उनकी जो अरेंजमेंट होती है वो किस तरीके से है। मान लो आपको आपकी क्लास में 40 चेयर्स लगानी है, ठीक है, और बिल्कुल प्रॉपर अरेंज करके लगानी है। तो अब आप 40 चेयर्स को, अगर मैं आपको ये कहूँ कि आपकी हर रो में जो है 10 चेयर्स होनी चाहिए, तो आप कैसे करोगे अरेंज? जब करोगे तो इस तरीके से करोगे, फर्स्ट चेयर, सेकंड चेयर, थर्ड चेयर, फोर्थ चेयर, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, 10। फिर इसी तरह से अगली लाइन में भी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, लाइक दैट। आपको मैं बना के दिखाती हूँ। देखो, हमने एक रो में 10 चेयर्स रख दी, ठीक है, मैं इसको डॉट से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। अब आपको क्या कहा है कि आपने कितनी चेयर्स लगानी है, 40 चेयर्स, और उनको इसी तरह से रो कॉलम की फॉर्म में अरेंज करना है। तो बिल्कुल सीटिंग अरेंजमेंट करेंगे तो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से करेंगे। आपको इंस्ट्रक्शंस दे दी गई हैं कि आपको एक रो में 10 चेयर लगानी है, तो आपने अगली रो में भी 10 चेयर लगा दी, फिर अगली रो में भी 10 चेयर लगा दी, और अगली रो में भी 10 चेयर लगा दी। तो आपको इस तरीके से सिटिंग अरेंजमेंट करना था 40 चेयर्स का। तो एक तरफ से यहाँ पर चेयर्स की अरेंजमेंट होगी किस फॉर्म में, रो एंड कॉलम फॉर्म के ऑर्डर्ड सेट में। तो हमने वही चीज़ कर दी कि एक तरफ से क्या है, नंबर्स को अरेंज करना। तो हमने अपनी डेली लाइफ के एग्जांपल में से ले लिया कि जैसे कि हम चेयर्स को अरेंज कर रहे हैं, ठीक है। आपको मैं कहूँ कि आपको क्लास में अब जैसे बेंचेस लगे होते हैं, वो भी रो कॉलम की फॉर्म को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। एक तरह से क्या है, वहाँ पर जो डेस्क बेंच है उनकी जो अरेंजमेंट की गई है, वो अरेंजमेंट भी किस तरीके की फॉर्म को शो कर रही है, मैट्रिक्स की फॉर्म को शो कर रही है। तो आप समझ ही गए होंगे डेफिनेशन। अच्छा, अगर यही मैं आपको कहती कि आपको अरेंजमेंट करनी है, मान लो आपको 18 चेयर्स की अरेंजमेंट करनी है और आप एक रो में 3 लगा सकते हो, तो आप कैसे करोगे? आपको मैंने बोला 18 चेयर्स को अरेंज करो और आपको एक रो में 3 लगानी है, ठीक है, 1 2 3। फिर अगली रो में भी 3, फिर अगली रो में भी 3, 3 कितनी होगी, 6 9 12। फिर अगली रो में, फिर इसी तरह से अगली रो में। तो एक तरह से ऑर्डर्ड सेट बन गया ना, क्योंकि जब हमने जो चीज़ रो में लगाई है उसका एक एक एलिमेंट आपकी कॉलम में भी काउंट हो रहा है। तो इसीलिए यहाँ पर ऑर्डर्ड सेट भी बोलते हैं कि रो और कॉलम की ऑर्डर्ड सेट की फॉर्म में, ठीक है। अब अगर मैं आपको यूँ कहूँ कि रो वाइज आपने यूँ देखा, अगर मैं आपको कॉलम में बता देती कि आपको कॉलम में 6 चेयर लगानी है, फर्स्ट कॉलम में इस तरीके से 6 चेयर हो गई, 6 चेयर हो गई, और यहाँ से 6 चेयर हो गई, इस तरीके से। क्लियर हो गया? तो एक तरफ से नंबर्स की जो अरेंजमेंट है
वो हमारी क्या कहलाती है, अगर हम रो और कॉलम की फॉर्म में करते हैं तो वो हमारी मैट्रिक्स कहलाती है। ठीक है, चलो आगे डेफिनेशन करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस एग्जाम्पल, अगर मुझे ये देखना हो कि मेरे यहाँ पर रो कितनी है और कॉलम कितनी है, तो मैं काउंट करके बता सकती हूँ। येस, देयर आर 2 हॉरिजेंटल लाइंस, दैट मीन्स देयर आर 2 रोज, एंड देयर आर 3 वर्टिकल लाइंस, दैट मीन्स देयर आर 3 कॉलम्स। सो हमने ये बता दिया कि इस मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग, जो आपने गिवन मैट्रिक्स दी है, इसमें आपकी 2 रो हैं और 3 कॉलम है। देखो लिखा हुआ ना, इन दिस एग्जाम्पल देयर आर 2 हॉरिजेंटल लाइन्स एंड 3 वर्टिकल लाइन्स, सो नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू 2 एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू 3। आगे देखो, नेक्स्ट हमारी डेफिनेशन है नोटेशन ऑफ मैट्रिक्स। अब आपने जैसे ऊपर एक मैट्रिक्स का एग्जाम्पल दिया था, तो इसका कुछ नेम भी तो रखना है। तो कहते हैं जो आपने उसकी नोटेशन लेनी है वो आपने किससे लेनी है, कैपिटल लेटर से लेनी है। तो यही लिखा हुआ है, मैट्रिक्स इज रिप्रेजेंटेड बाय द कैपिटल लेटर्स। जैसे कि मैंने मैट्रिक्स बनाई, रो और कॉलम के फॉर्म में नंबर्स को अरेंज किया, तो इस मैट्रिक्स का नाम मैंने क्या रख दिया, कैपिटल ए। ऐसे ही इसी तरह से मैंने एक और मैट्रिक्स ली, इसका नेम मैंने किससे रिप्रेजेंट कर दिया, कैपिटल बी से। तो सेकेंड डेफिनेशन बस यही कहती है कि एक मैट्रिक्स की नोटेशन हम किससे करते हैं, कैपिटल लेटर से। नेक्स्ट हमारी डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर बताना हो तो किस तरीके से बता सकते हैं। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता है नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम्स। नंबर ऑफ रोज बाय रीड करते हैं, यहाँ पर मल्टीप्लाई का जो सिंबल है इसे रीड करते हैं नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम्स। तो अब हमारे पास जैसे कि मैट्रिक्स दे रखी है, तो हमारे पास यहाँ से हमने जैसे मैट्रिक्स ली, तो मुझे एक आ गया ऑर्डर बताओ। तो ऑर्डर का फॉर्मूला क्या बताया उन्होंने, नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स, या नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम्स। तो देखो कितनी हॉरिजेंटल लाइंस हैं, 2, तो रो कितनी हो गई 2। कितनी वर्टिकल लाइन है, 4, तो कॉलम हमारी कितनी होगी 4। और फॉर्मूले में क्या था, पहले लिखनी है रो की संख्या एंड फिर मल्टीप्लाई का सिंबल डालकर, और फिर आपने किसकी लिखनी है, कॉलम की संख्या। तो हमारी रो की संख्या कितनी थी 2 एंड कॉलम्स की कितनी थी 4। तो हमारा ऑर्डर जो है हमारी मैट्रिक्स का नाम हमारा क्या है, ए। तो हमारे पास कितना आ गया, 2 इंटू 4। अब जैसे कि आपको मैंने ये एग्जाम्पल दिया, मैंने कहा कि इसका आप ऑर्डर बताओ, तो आपने देखा कि 2 हॉरिजेंटल लाइंस हैं, ठीक है, और 2 हमारी वर्टिकल लाइंस है। तो आगे क्या लिखना होता है, हॉरिजेंटल लाइन की संख्या यानी कि रोज, नंबर ऑफ रोज कितनी होगी 2 एंड नंबर ऑफ कॉलम्स कितनी होगी 2। क्लियर होगी ये चीज़, आगे समझ। यहाँ से हमारी जैसे देखो हॉरिजेंटल ऐसे 1 और 2, और वर्टिकल 1 2 3 4, इसी तरह से यहाँ पर हॉरिजेंटल 2 और वर्टिकल भी 2। ठीक है, आगे देखते हैं मैट्रिसेस की टाइप्स कौन कौन सी हैं। फर्स्ट वन रेक्टेंगुलर, स्क्वायर, रो, कॉलम, डायगोनल, स्केलर, आइडेंटिटी, इक्वल, इक्वल मैट्रिसेस, कंपैरेबल मैट्रिसेस एंड जीरो मैट्रिक्स। तो वन बाय वन सभी की डेफिनेशन प्रॉपर तरीके से करते हैं। फर्स्ट है हमारी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। देखो वैसे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के नेम में ही वो बात छुपी हुई है, ऐसी मैट्रिक्स जो रेक्टेंगल की शेप बनाती हो, है ना। अब अगर मैं आपको कहूँ कि जैसे हम रेक्टेंगल बनाते हैं, तो जब रेक्टेंगल बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, लेंथ और जो ब्रेथ होती है वो इक्वल होती है या अनइक्वल होती है, वो अनइक्वल होती है। तो रेक्टेंगल की शेप होगी ना जब जो लेंथ है वो नॉट इक्वल टू है ब्रेथ के। ठीक है, तो मैट्रिक्स में पता है क्या होता है, वो मैट्रिक्स जो रेक्टेंगल की फॉर्म बनाए। अब रेक्टेंगल की फॉर्म का मतलब क्या है कि हमारी रो और कॉलम से, कहते हैं कि जब रो की संख्या और कॉलम की संख्या इक्वल ना हो, नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। अगर रो की संख्या कॉलम की संख्या के इक्वल नहीं होगी तभी तो रेक्टेंगल की शेप बनेगी। अब जैसे कि मैं आपको कहती हूँ स्क्वायर, जैसे हमारी सेकंड स्क्वायर मैट्रिक्स है। अच्छा, स्क्वायर हम बनाते हैं तो क्या करते थे कि हमारा जो लेंथ और जो ब्रेथ है, ठीक है, वो हमारी इक्वल हो। ये तो जस्ट एक रफली सा बनाया है, ठीक है। मान लो कि इसकी लेंथ और ब्रेथ क्या है, इक्वल, तो स्क्वायर की शेप आ जाती है ना।
अच्छा, तो अब मुझे स्क्वायर मैट्रिक्स बनानी हो तो स्क्वायर मैट्रिक्स भी क्या कहेगी कि जब रोज़ की संख्या कॉलम की संख्या के इक्वल हो, नंबर ऑफ रोज़ इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, आप डेफिनेशन पढ़ना, आपको हमेशा याद रहेगा। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स मतलब रेक्टेंगल, रेक्टेंगल कब बनता है जब लेंथ ब्रेथ इक्वल ना हो, स्क्वायर कब बनता है जब लेंथ ब्रेथ इक्वल हो। तो मैट्रिक्स में क्या होता है, रो और कॉलम होता है। तो अगर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कह रहा है तो रोज़ की संख्या कॉलम की संख्या के इक्वल ना हो, स्क्वायर मैट्रिक्स कह रहा है तो रोज़ की संख्या कॉलम की संख्या के इक्वल हो। तो देखते हैं, डेफिनेशन पढ़ते हैं। देखो, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स इज सैड टू बी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स इफ नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। यही अभी बताया ना मैंने। देखो, रेक्टेंगल की शेप तभी तो बनी। देखो यहाँ पर रोज कितनी है, 2, क्योंकि हमारी हॉरिजेंटल लाइन कितनी है, 2, एंड वर्टिकल लाइन कितनी है, 3। तो हमारा ऑर्डर क्या हो गया, 2/3 का, यानी कि 2 × 3 का। ठीक है, इधर आओ, बी पर 1 and 2 and vertical 1 2 3 4 5, यानी कि 2/5, यानी कि 2 × 5 बोलो या 2/5 बोलो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस चीज़ से। ठीक है, तो बस ये ध्यान रखना कि ऑर्डर में पहले रो लिखनी होती है फिर कॉलम लिखनी होती है। अच्छा, अब देखो रेक्टेंगल की शेप से दिख भी रहा है कि रेक्टेंगल की शेप बन रही है ना। तो आपने ये ध्यान रखना है रो की संख्या कॉलम की संख्या के इक्वल ना हो। आगे देखो, नेक्स्ट डेफिनेशन, स्क्वायर मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स इज said to be square matrix if number of rows is equal to number of columns। बिल्कुल, अभी बताया था ना मैंने, स्क्वायर जैसे हम वो बनाते हैं स्क्वायर तो हम कहते हैं लेंथ ब्रेथ इक्वल हो, इधर लेंथ ब्रेथ यहाँ पर रो और कॉलम से बात कर रहे हैं हम। तो नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, दैट मैट्रिक्स इज कॉल्ड द स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे कि देखो, स्क्वायर की फॉर्म दिख रही है ना, क्योंकि 2 ही हमारी रो है और 2 ही हमारी कॉलम है। इधर आओ, देखो यहाँ पर भी स्क्वायर की फॉर्म बन रही है। हमारी 3 हॉरिजेंटल लाइंस हैं और 3 ही हमारी वर्टिकल लाइंस हैं। इधर आओ, देखो यहाँ पर भी स्क्वायर की शेप बन रही है, 1 2 3 4 एंड 1 2 3 4। तो दैट ऑर्डर इज़ 4 × 4। तो जब ऑर्डर यहाँ पर सेम दिखाई दे रहा हो आपको, जैसे 2/2 3/3 4/4 या 2 × 2 3 × 3 4 × 4, तो जब सेम होगा ना रो और कॉलम तो आप उसे क्या बोलोगे, स्क्वायर मैट्रिक्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये डेफिनेशन। जब रो और कॉलम की संख्या क्या हो, इक्वल, तो उसे स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। वो तो यहीं ऑर्डर से ही दिखाई दे जाता है, जैसे कि देखो ऊपर रेक्टेंगुलर में ऑर्डर से ही दिखाई दे रहा था कि इक्वल नहीं है ना। चलो, तो हमने ये दोनों पढ़ ली। नेक्स्ट हमारी है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स, ये भी इसके नाम में ही छुपा हुआ है। कहते हैं उस मैट्रिक्स को हम रो मैट्रिक्स बोलेंगे जिसके पास सिर्फ एक ही रो हो, यानी कि एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर हॉरिजेंटल लाइन सिर्फ एक बन रही है, उसे क्या बोलेंगे, रो मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स क्या है, एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ एक ही कॉलम बन रही हो। तो रो जिसके अंदर एक बन रही होगी उसे रो मैट्रिक्स बोलेंगे, कॉलम जिसके अंदर एक बन रही होगी उसे कॉलम मैट्रिक्स बोलेंगे। देखो, रो मैट्रिक्स समझ के ना, जिसके अंदर एक हॉरिजेंटल लाइन हो, कॉलम मैट्रिक्स समझ के जिसके अंदर एक वर्टिकल लाइन हो। तो रो मैट्रिक्स पढ़ो। अ मैट्रिक्स इज सैड टू बी रो मैट्रिक्स इफ इट हैज़ ओनली 1 रो। देखो, मैंने यहाँ पर 4 एग्जाम्पल्स लिए हैं, सबके पास एक ही हॉरिजेंटल लाइन बन रही है ना। उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हमारी वर्टिकल लाइंस कितनी हैं, जैसे कि यहाँ 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 यहाँ। बस रो मैट्रिक्स को इतना है कि उसकी रो एक होनी चाहिए, कॉलम चाहे जितनी भी हो। अब जैसे देखो, मैंने पहला एग्जांपल कंसीडर किया तो मैंने देखा कि मेरी हॉरिजेंटल लाइन तो एक है, तो मैंने लिख दिया ना ऑर्डर में पहले 1, लेकिन वर्टिकल लाइन कितनी है, 1 2 3, तो मैंने यहाँ 3 डाल दिया। अब इधर आओ, बी वाले में हॉरिजेंटल लाइन तो कितनी है, एक है, तो 1 हो गया। अब वर्टिकल लाइन देखते हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 1 × 6 हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल में देखो, हॉरिजेंटल लाइन कितनी है, 1, और वर्टिकल लाइन कितनी है, 2, तो 1 × 2 ऑर्डर हो गया। हॉरिजेंटल भी 1 और वर्टिकल भी 1, तो क्लियर हो गया। तो रो मैट्रिक्स कहती है कि मुझे बस एक हॉरिजेंटल लाइन चाहिए, आपकी वर्टिकल लाइंस जितनी मर्जी हो कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आगे देखो।
तो कॉलम मैट्रिक्स में भी यही हो गया कि वर्टिकल लाइन एक होनी चाहिए, जैसे उससे हॉरिजेंटल का क्या है, वर्टिकल का कह रहा है। और मैट्रिक्स इज सैड टू बी कॉलम मैट्रिक्स इफ़ इट हैज़ ओनली वन कॉलम। देख लो, एक वर्टिकल लाइन, रो कितनी है 1 2 3, उसे रो से मतलब ही नहीं है। एक वर्टिकल लाइन, एक वर्टिकल लाइन, एक वर्टिकल लाइन। तो ए वाली मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर कितना है 3 × 1, इसका कितना है 2 × 1, इसका कितना है 4 × 1, और इसका कितना है हॉरिजेंटल भी एक, वर्टिकल भी एक। तो इसको मतलब था कि हमारी कॉलम क्या होनी चाहिए 1 होनी चाहिए। अगर कॉलम 1 होगी तो उसे हम क्या बोलेंगे कॉलम मैट्रिक्स। अब मान लो कोई आपसे पूछे कि ऐसी मैट्रिक्स बताओ कि जो रो भी हो और कॉलम भी हो। ऐसी मैट्रिक्स बताओ जो रो मैट्रिक्स भी है और कॉलम मैट्रिक्स भी है। ये देखो डी वाली, क्योंकि इसके अंदर हॉरिजेंटल लाइन भी एक है और वर्टिकल लाइन भी एक है। ऊपर ये डी वाली, क्यों? क्योंकि इसके अंदर हॉरिजेंटल लाइन भी एक है और वर्टिकल लाइन भी एक है। देखो वर्टिकल एक है और हॉरिजेंटल भी एक है। तो हम ऐसा एग्जाम्पल दे सकते हैं कि एक मैट्रिक्स जो रो मैट्रिक्स भी है और साथ साथ कॉलम मैट्रिक्स भी है, तो आप वहाँ पर रो भी 1 ले लेना एंड कॉलम भी 1 ले लेना। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट मैट्रिक्स है हमारी डायगनल मैट्रिक्स। डायगनल, अब नाम से ही हो रहा है कि जहाँ पर डायगनल बन रहा हो। डायगनल ऐसे ना, ऐसे तिरछी सी ऐसे लाइन, इस तरीके से। तो देखो क्या कहती है डेफिनेशन, कहते हैं सबसे पहले तो डायगनल मैट्रिक्स बनाना है तो उसको स्क्वायर मैट्रिक्स होना ज़रूरी है। क्योंकि वो कहता है डायगनल मैं बनाऊंगा ही तभी जब स्क्वायर की फॉर्म दिख रही होगी। और स्क्वायर की फॉर्म कब दिख रही होती है? जब रो और कॉलम की संख्या क्या होती है? सेम होती है। तो सबसे पहले ज़रूरी है कि मैट्रिक्स का क्या होना ज़रूरी है? स्क्वायर। तो देखो मैंने जितने भी नीचे एग्जाम्पल कंसीडर किए हैं सब स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए। अभी मैं अंदर का कुछ नहीं बता रही क्योंकि डेफिनेशन नहीं बताई, लेकिन जितनी बात मैंने बोली है स्क्वायर मैट्रिक्स, तो देखो 3 × 3 का लिया है, 2 × 2 का लिया है, 4 × 4 का लिया है, 5 × 5 का लिया है, क्योंकि पहली कंडीशन ही यही है कि उससे स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, क्योंकि डायगनल की फॉर्म बनेगी तभी। कहते हैं एक स्क्वायर मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे? डायगनल मैट्रिक्स। क्या कॉल करेंगे? डायगनल मैट्रिक्स। कब? अगर इट्स ऑल नॉन डायगनल एलिमेंट्स आर 0। देखो ये जो चीज़ है ना, इसके डायगनल को ये बोलते हैं, ये होती है इसका डायगनल। मैट्रिक्स का डायगनल ये होता है। ठीक है, मैट्रिक्स का डायगनल ये होता है। तो इन्होंने हमें क्या बोला है कि नॉन डायगनल। यहाँ देखो, ठीक है। अब देखो उसने डेफिनेशन में कहा है इसके सभी नॉन डायगनल एलिमेंट्स। अब नॉन डायगनल कौन होंगे? जो इस लाइन पे नहीं आ रहे। इस लाइन पे कौन नहीं आ रहा? ये वाला 0 नहीं आ रहा, ये वाली जगह नहीं आ रही, ये 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 जगह नहीं आ रही और ये जगह नहीं आ रही, यानी कि सिर्फ ये वाली लाइन आ रही है ये। तो कहता है इस वाली लाइन को छोड़कर जो नॉन डायगनल एलिमेंट है, ये इस लाइन को छोड़कर जो बाकी सारी पोजीशंस हैं इन्हें हम नॉन डायगनल पोजीशंस बोलते हैं। ठीक है, तो कहते हैं जिसके सभी नॉन डायगनल एलिमेंट क्या हो जाएं 0, यानी कि ये सारी चीज़ें क्या होनी चाहिए 0, नॉन डायगनल वाली, उसे हम क्या बोलेंगे? डायगनल मैट्रिक्स। यानी कि जो जहाँ पर ये मैंने स्केच लगा रखा है, ये वाली जगह पर एलिमेंट कुछ भी हो सकते हैं, बिल्कुल कहते हैं कुछ भी हो, लेकिन इसके नॉन डायगनल क्या होने चाहिए? 0। जब मैंने इसको हटाया तो मेरी मर्जी में इसके अंदर कोई भी एलिमेंट डालूँ, तो मैंने जैसे इसके अंदर एक 4 ले लिया, एक 9 ले लिया और एक 5 ले लिया। क्यों? क्योंकि उसकी कंडीशन क्या थी कि सबसे पहले स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, तो मैंने सेम ऑर्डर ले लिया। और फिर कहते हैं नॉन डायगनल 0 होने चाहिए, मैंने 0 ले लिए। तो डायगनल तो कुछ भी हो। ठीक है, अब इधर देखो जैसे यहाँ पर है, कहते हैं डायगनल कुछ भी हो, तो मैंने डायगनल तो कुछ भी ले लिया, लेकिन नॉन डायगनल क्या थे? 0। तो नॉन डायगनल वाला एक ये था और एक ये था, ये 0 होना चाहिए था। जैसे मैंने 4 × 4 ऑर्डर का लिया, ठीक है, तो 4 × 4 में जो डायगनल की जगह है, वो डायगनल की जगह देखो ये वाली है, यानी कि पहली लाइन में 4 एलिमेंट होने चाहिए थे ना, तो ये 3 भी 0 हो गए। फिर अगली लाइन में ये 0 ये 0, क्योंकि डायगनल की जो जगह है वो ये है। जैसे कि मैं आपको बनाकर दिखाती हूँ डायगनल मैट्रिक्स के लिए एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं। मान लो मैंने यहाँ पर ले लिया 4 × 4 ऑर्डर का, ठीक है, मतलब 4 ही हॉरिजेंटल लाइन और 4 ही वर्टिकल लाइन होंगी, है ना। तो जो डायगनल की शेप होगी वो ये। अब जैसे पहला एलिमेंट
और नॉन डायगनल, यहाँ पर देखो पहले मैं पोजीशंस बना लेती हूँ। अब उससे पता है क्या बोला है कि डायगनल वाले कुछ भी हों लेकिन नॉन डायगनल जो है ज़ीरो होने चाहिए। तो डायगनल वाले एलिमेंट कौन है, ये, ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब ध्यान से सुनो, डेफिनेशन ने जो जो चीज़ बोली थी मैं उसकी बात मान रही हूँ। उसने बोला स्क्वायर मैट्रिक्स, मैंने कहा हाँ जी, रो और कॉलम जो है हमारी सेम है। तो कहते हैं नॉन डायगनल ज़ीरो होना चाहिए। तो डायगनल वाला बॉक्स ये हो गया ना, तो नॉन डायगनल सारे ज़ीरो होने चाहिए। इसको भी ज़ीरो होना पड़ेगा, इसको भी ज़ीरो, 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 यहाँ पर भी ज़ीरो, ये 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 भी ज़ीरो। कहते हैं ये तो सारे हो गए ज़ीरो। कहते हैं लेकिन ये जो डायगनल वाली पोजीशन है यहाँ, कहते हैं यहाँ कुछ भी हो, उसकी कंडीशन ये है कि जो नॉन डायगनल थे, यानी कि जो डायगनल पर नहीं आ रहे थे, वो सारे ज़ीरो होने चाहिए। तो हमने दे दिए। अब यहाँ मेरी मर्जी, मैं चाहे 2 लिखूँ या 9 लिखूँ या 7 लिखूँ या 8 लिखूँ, कुछ भी लिखूँ। तो ये मेरा किसका एग्जाम्पल हो गया, डायगनल मैट्रिक्स का। मतलब जिसके नॉन डायगनल एलिमेंट क्या होने चाहिए, ज़ीरो। डायगनल से उसे कोई मतलब नहीं है, डायगनल में चाहे आप कुछ भी डालो। तो ये सारे एग्जाम्पल हमारे किसके हो गए, डायगनल मैट्रिक्स के। आगे देखते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन है स्केलर मैट्रिक्स। अब स्केलर मैट्रिक्स क्या कहती है वो ध्यान से सुनो। ये भी सबसे पहली बात ये कहती है कि जो मैट्रिक्स है वो स्केयर मैट्रिक्स ज़रूर होनी चाहिए। जो मैट्रिक्स है वो स्केयर मैट्रिक्स ज़रूर होनी चाहिए, मतलब जिसकी रो और कॉलम की संख्या सेम होनी चाहिए। तो इसलिए देखो मैंने जो भी एग्जाम्पल कंसीडर किया है उसमें रो और कॉलम क्या लिए हैं, सेम। आगे रीड करते हैं कि देख स्केयर मैट्रिक्स को हम स्केलर मैट्रिक्स बोलेंगे इफ़ इट्स नॉन डायगनल एलिमेंट्स आर ज़ीरो। अब आपके मन में आएगा ये तो डायगनल वाली पूरी डेफिनेशन बोल दी, यहाँ तक तो बोल दी, लेकिन आगे भी कंडीशन है। वहाँ पर पहले नॉन डायगनल पर कंडीशन थी ना कि नॉन डायगनल एलिमेंट क्या होने चाहिए, ज़ीरो। लेकिन यहाँ पर डायगनल पर भी कंडीशन है कि जो हमारे डायगनल एलिमेंट्स हैं मस्ट बी सेम। यानी कि पिछली बार हम डायगनल के लिए फ्री थे, हम चाहे कुछ भी डालते, लेकिन यहाँ पर हमें क्या बोला गया है कि डायगनल एलिमेंट हमारे ज़रूर सेम होने चाहिए, ठीक है। कहते हैं अगर डायगनल एलिमेंट आपके सेम होंगे ना, तभी ही आप अपनी मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स बोल पाओगे। तो देखो यहाँ पर हमने क्या लिया, एक एग्जाम्पल लिया 3×3 का। नॉन डायगनल देखो सारे जीरो ले लिए, और ये होता है ना डायगनल, और उससे क्या बोला था कि डायगनल वाले सारे क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो देखो मैंने अपने तीनों एलिमेंट पर 4 4 4 डाल दिया। अब यहाँ देखो 2×2 का लिया, नॉन डायगनल ज़ीरो, डायगनल पर मैंने सेम लिख दिए। अगला एग्जाम्पल देखो, जैसे कि मैंने 4×4 का लिया, नॉन ये है हमारी डायगनल और बाकी थे नॉन डायगनल, तो मैंने नॉन डायगनल पर सब जगह देखो क्या डाल दिया, 0 0 0 0, लेकिन डायगनल वाले पर सारी जगह सेम डाल दिया। इसी तरह से जैसे मैंने 5×5 का लिया, तो ये थी डायगनल वाली जगह और नॉन डायगनल सारे क्या थे, 0, तो नॉन डायगनल 0 ले लिया और डायगनल वाली जगह पर मैंने 6 6 6 6 डाल दिया। क्लियर हो गया ये। तो ये हमारी मैट्रिक्स होती है स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है। आगे देखो, नेक्स्ट आती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आपके आगे जो न्यूमेरिकल्स आएंगे वहाँ पर भी ये आई बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। देखो क्या है आइडेंटिटी मैट्रिक्स की डेफिनेशन। ये भी पहले यही कहता है कि स्क्वायर मैट्रिक्स ज़रूर होना चाहिए, इसलिए जब मैं ऑर्डर लूँगी मैट्रिक्स का, रो और कॉलम को मैं क्या लूँगी, सेम। रो और कॉलम को मैं क्या लूँगी, सेम। तो कहते हैं एक स्क्वायर मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। एक स्क्वायर मैट्रिक्स को हम क्या कॉल करेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलेंगे इफ़ इट्स ऑल नॉन डायगनल एलिमेंट्स आर जीरो। यहाँ पर भी वही वाली बात आ गई। अब आप कहोगे ये भी डायगनल जैसी है, यहाँ तक तो डायगनल जैसी सेम है ना, लेकिन इसके डायगनल वालों पर देखो कंडीशन है। कहते हैं इसके डायगनल एलिमेंट मस्ट बी। अब मस्ट बी तक तो आपके मन में आएगा कहीं स्केलर वाली बात तो नहीं बोल रहा, लेकिन स्केलर वाले ने क्या बोला था कि डायगनल एलिमेंट मस्ट बी सेम। मतलब आप जो भी लोगे सारा कुछ सेम लेना, लेकिन यहाँ पर तो और भी ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट हो गया कि आपको 1 ही लेना है।
तो डायगनल एलिमेंट सही था, जो डायगनल मैट्रिक्स थी वो सही थी, वो तो ये कहता था भाई कुछ भी डाल दो, बस नॉन डायगनल 0 ले लो, डायगनल पर कुछ भी डाल दो। लेकिन स्केलर कहता है कि नहीं, मेरे डायगनल वाले में तो आप सेम डालना, और आइडेंटिटी कहता है सेम तो छोड़ो, मेरे तो सारे 1 ही डालना। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या कहती है कि एक स्केयर मैट्रिक्स हो जिसके नॉन डायगनल क्या हो, 0 हो, यानी कि ये भी 0 ये भी 0, लेकिन डायगनल पर क्या होना चाहिए, 1। इसी तरह से हमारी यहाँ पर भी देखो 3 × 3 का हमने एग्जाम्पल लिया, ये था हमारा डायगनल वाली पोजीशन, नॉन डायगनल सारे मैंने क्या लिए हैं 0, और डायगनल पर मैंने सारी जगह क्या लिया है, 1 लिया है। क्लियर हो गया। तो अभी आपसे ना मैं लास्ट में एक चीज़ और डिस्कस करूँगी कि डायगनल, स्केलर और आइडेंटिटी आपस में इनका देखेंगे कि किसको हम क्या कह सकते हैं। पहले एक बार सारी डेफिनेशंस कर लेते हैं एंड देन हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आगे देखो, अब देखो मैंने इक्वल के साथ मैट्रिक्स नहीं लिखा, मैट्रिसेस लिखा है, क्योंकि देखो इक्वल मतलब किसी चीज़ को कंपेयर कर रहे हो कि इक्वल है या नहीं। अब कंपेयर करने के लिए एटलीस्ट 2 तो लो, तो इसी वजह से मैट्रिक्स मतलब आप पर्टिकुलर एक की बात कर रहे हो, मैट्रिसेस यानी कि कम से कम 2 की तो बात कर रहे हो कि इक्वल मैट्रिसेस, 2 मैट्रिक्स को कंपेयर कर रहे हो कि हाँ भाई वो इक्वल हैं या नहीं है। तो देखो क्या बोला है हमने, कहते हैं सबसे पहले आप 2 मैट्रिक्स लेके आओ, 2 मैट्रिसेस आर सेड टू बी इक्वल। 2 मैट्रिसेस को हम क्या कहेंगे, इक्वल कहेंगे। इक्वल कहा जाता है कब, इफ़, अगर नंबर 1 कंडीशन इज़ कि उनका जो ऑर्डर है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, दे आर ऑफ सेम ऑर्डर। मतलब मान लो मैंने 2 मैट्रिक्स ली, एक मैट्रिक्स का नाम ए रख दिया और एक का नाम बी रख दिया, तो कहते हैं जो ए का ऑर्डर है वही बी का ऑर्डर होना चाहिए। उसने ये नहीं बोला कि स्केयर होना चाहिए, इस पर स्केयर मैट्रिक्स की कोई कंडीशन नहीं है, मैट्रिक्स फ्री है, चाहे वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो चाहे फिर वो स्केयर मैट्रिक्स हो। ठीक है, बस पहली कंडीशन क्या है कि अगर ए का ऑर्डर मान लो 4 × 3 है तो बी भी कहती है कि मेरा ऑर्डर 4 × 3 हो। अगर बी कहता है कि मेरा ऑर्डर 5 × 2 है तो ए भी कहता है मेरा 5 × 2 हो। अगर ए कहता है मेरा 4 × 4 ऑर्डर है तो बी भी कहता है मेरा 4 × 4 ऑर्डर हो। तो फर्स्ट कंडीशन इज कि दे आर ऑफ द सेम ऑर्डर। नाउ आवर सेकेंड कंडीशन फॉर इक्वल मैट्रिसेस कि एलिमेंट इन देयर कॉरस्पॉन्डिंग पोजिशन, मतलब हर मैट्रिक्स की अपनी पोजीशन होती है। जैसे कि इसकी पोजीशन ये पहला है, तो इसी तरह से एक और जब ली जाएगी तो उसकी भी पहले की बात कर रहा है। तो कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब जैसे उनकी जो आपस में कॉरस्पॉन्डिंग की पहली रो पर और पहली कॉलम पर कौन है, तो कहते हैं उनके कॉरस्पॉन्डिंग पोजीशन के अंदर जो एलिमेंट्स हैं दोनों मैट्रिक्स के वो भी क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। मतलब पहला एलिमेंट पहले से मैच होना चाहिए, दूसरा दूसरे से मैच, तीसरा तीसरे से मैच, लाइक दैट। अगर ये दोनों बातें किसी मैट्रिक्स में हों आपस में तो फिर उन्हें इक्वल मैट्रिसेस बोला जाता है। एग्जाम्पल से और अच्छे से क्लियर होगा, तो देखते हैं एग्जाम्पल। ये देखो मैंने लिया एक ए मैट्रिक्स लिया है 4 5 6 7 8 9 एंड एक बी मैट्रिक्स लिया है। हमें चेक करना है कि इक्वल है या नहीं है। तो सबसे पहले मुझे ऑर्डर चेक करना है। तो मैंने देखा 1 2 3 3 रो, 1 2 2 कॉलम, हाँ जी 1 2 3 3 रो 1 2 2 कॉलम। तो ऑर्डर तो दोनों का सेम है। अब मैच करते हैं कॉरस्पॉन्डिंग पोजीशन, दैट्स फर्स्ट पोजीशन। तो ये चीज़ और ये चीज़ सेम, कॉरस्पॉन्डिंग पोजीशन के एलिमेंट सेम 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 सेम, इसी तरह से सेम, इसी तरह से सेम। तो बोथ मैट्रिसेस आर इक्वल बिकॉज ये दोनों सेम ऑर्डर के हैं और इनके एलिमेंट्स कॉरस्पॉन्डिंग पोजीशन पर जो है वो भी सेम है। तो ये दोनों मैट्रिक्स क्या होगी, इक्वल। अब जैसे ये लिया, ये 2 × 2 का, कहते हैं ये भी 2 × 2 का, पहला पहले से मैच, दूसरा दूसरे से मैच, ये इससे मैच, ये इससे मैच, तो ये भी क्या हो गया, इक्वल। आगे देखते हैं comparable matrices. Two matrices A and B are said to be comparable matrices if they are of a same order. बस ये कंपैरेबल वाला इतना ही कहता है कि 2 मैट्रिक्स कंपैरेबल तब मानी जाती है अगर उनका ऑर्डर सेम हो। उनको कोई मतलब नहीं है कि अंदर के एलिमेंट सेम है या नहीं है, बस उसको ऑर्डर से मतलब है। तो जैसे मैंने ए लिया 1 2 3 3 रो 1 2 2 कॉलम,
1 2 3, 3 रो 1 2 2 कॉलम, तो इसका ऑर्डर भी 3 × 2, इसका ऑर्डर भी 3 × 2। तो ए और बी हमारी क्या होगी, कंपैरेबल, क्योंकि ये दोनों कैसा ऑर्डर रखती हैं, सेम ऑर्डर रखती हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन एंड लास्ट डेफिनेशन, जीरो मैट्रिक्स क्या होती है। हम नाम से क्लियर है, एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट जीरो हों, तो वही जीरो मैट्रिक्स होगी। मैट्रिक्स इज सेड टू बी जीरो मैट्रिक्स इफ इट्स ऑल एलिमेंट्स आर ज़ीरो, जिसके सभी एलिमेंट क्या होंगे, ज़ीरो होंगे, उसे हम क्या बोलेंगे, जीरो मैट्रिक्स। कहते हैं इट इज़ डिनोटेड बाय ओ कह लो, मतलब कैपिटल ओ कह लो, लाइक दैट। तो जिसके सारे एलिमेंट क्या होंगे, जीरो। अब ऑर्डर तो चाहे कुछ भी हो, चाहे रेक्टेंगुलर हो चाहे स्क्वायर हो, वो हमारे पास क्या कहलाएगी, जीरो मैट्रिक्स। ठीक है, अगर उसके सारे एलिमेंट ज़ीरो होंगे तो। देखो, मैं कह रही थी कि डेफिनेशन के बाद हम कुछ डायगोनल, स्केलर और आइडेंटिटी के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो हमने ये कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, इसको पढ़ते हैं। पहला है हमारा, एवरी डायगोनल मैट्रिक्स इज स्केलर मैट्रिक्स। हमें ये देखना है कि क्या हर डायगोनल मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स होती है, ट्रू और फॉल्स बताना है। ठीक है, कौन सी चीज़ करेक्ट है और कौन सी इनकरेक्ट है। फिर कहते हैं एवरी डायगोनल मैट्रिक्स इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, एवरी स्केलर मैट्रिक्स इज डायगोनल मैट्रिक्स, एवरी स्केलर इज आइडेंटिटी। मतलब ये पूछ रहा है, क्या हर एक डायगोनल स्केलर होता है, क्या हर एक डायगोनल मैट्रिक्स आइडेंटिटी होती है, क्या हर एक स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स है, क्या हर एक स्केलर मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, और क्या हर एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स है, क्या हर एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स है। तो डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले हम पहले वाले के पास गए, क्या हर एक डायगोनल स्केलर है। अब आप खुद सोचो। तो हमने पहला क्या लिया कि हर एक डायगोनल स्केलर होता है या नहीं, वो चेक करना है। उन्होंने तो लिख दिया एवरी डायगोनल इज अ स्केलर। अब देखते हैं ट्रू है या फॉल्स है। अब देखो उसने क्या बोला, हर एक डायगोनल। तो एक बात बताओ, अगर मेरे को ये बोला है कि हर एक डायगोनल, लो मैं अपनी तरफ से एक एग्जांपल लेती हूँ, 1 9 7, ये लो, ये डायगोनल है पर स्केलर तो नहीं है ना। तो इसका मतलब हर डायगोनल स्केलर नहीं होता, क्योंकि उन्होंने पूछा था क्या हर डायगोनल स्केलर होगा। अब डायगोनल तो क्या कहता है कि भाई मेरे में तो कुछ भी डाल दो, लेकिन स्केलर क्या कहता था, भाई मेरे तो सारे सेम होने चाहिए। तो इसका मतलब पहला जो हमारा क्वेश्चन था वो क्या हो गया, फॉल्स। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब सेकंड देखो हमारा क्या है, पहला वाला हमारा फॉल्स हो गया ना, हमने क्रॉस कर दिया। क्या हर एक डायगोनल आइडेंटिटी है, मैंने यही एग्जाम्पल कंसीडर कर लिया। तो क्या ये आपको आइडेंटिटी दिख रहा है, क्योंकि उससे तो हर एक डायगोनल पूछा है, हर एक डायगोनल में तो ये भी आता है। तो ये तो आइडेंटिटी नहीं है, क्योंकि आइडेंटिटी क्या कहता है कि नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो, ठीक है, और जो डायगोनल है वो वन होने चाहिए। क्या वन है, नहीं। तो इसका मतलब सेकंड स्टेटमेंट भी क्या हो गई, फॉल्स। थर्ड स्टेटमेंट पढ़ो, क्या हर स्केलर डायगोनल है। अब हर स्केलर की बात हो रही है, स्केलर में तो आपको पता है नॉन डायगोनल क्या होने चाहिए, जीरो, और डायगोनल क्या होने चाहिए, सेम। अब वो सेम तो मैं कुछ भी डाल सकती हूँ। मान लो मैं 2 × 2 का लूँ और नॉन डायगोनल जीरो, और डायगोनल जो भी लूँगी सेम लेने हैं। अब मान लो मैं 3 × 3 का और कोई एग्ज़ाम्पल ले लूँ, ठीक है। तो मुझे जो भी लेना है, मान लो 4 लिया तो सेम ही लेना है। तो ये सारे मेरे किसके एग्ज़ाम्पल हैं, स्केलर के। अब स्केलर के तो हमेशा सेम होते हैं। अब उसने क्या पूछा है, क्या हर स्केलर डायगोनल होता है। आपको ये पूछे कि ये डायगोनल है, बिल्कुल है डायगोनल। क्यों, क्योंकि नॉन डायगोनल जीरो होने चाहिए। डायगोनल वाले का तो बस इतना मतलब है कि मेरे नॉन डायगोनल सारे क्या होने चाहिए, जीरो होने चाहिए। डायगोनल चाहे कुछ भी हो, तो उसको क्या मतलब है, सेम है या नहीं है। तो दैट मीन्स दिस वन इज़ अ डायगोनल, ठीक है, एंड दिस वन इज़ ऑल्सो अ डायगोनल, दिस वन इज़ ऑल्सो अ डायगोनल। ऐसे मैं स्केलर के चाहे जितने मर्जी एग्जाम्पल ले लूँ, वो हमेशा क्या बनेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स बनेंगे। तो येस, दिस इज़ अ ट्रू कि एवरी स्केलर मैट्रिक्स इज़ अ डायगोनल मैट्रिक्स। देखो, तो हमारा जो थर्ड वाला था वो क्या हो गया, ट्रू। अब अगला पूछा है, क्या हर स्केलर आइडेंटिटी है। तो देखते हैं, उन्हीं तीनों एग्जाम्पल में देखते हैं, क्या हर स्केलर आइडेंटिटी है। ये देखो, ये तो आइडेंटिटी नहीं है, क्योंकि आइडेंटिटी क्या कहता था, सारा वन होना चाहिए। ये भी आइडेंटिटी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। तो हम तो नहीं कह सकते कि हर एक स्केलर आइडेंटिटी है। इसका मतलब हर स्केलर आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं है। तो ये वाला भी हमारा क्या हो गया, क्रॉस। नेक्स्ट आता है, क्या हर एक आइडेंटिटी डायगोनल है।
अब उससे बोला ना हर एक आइडेंटिटी, मान लो मुझे 2 × 2 की आइडेंटिटी कही जाए बनाने को, तो नॉन डायगनल 0, डायगनल पर 1। 3 × 3 की कही जाए बनाने को, तो डायगनल पर 1, नॉन डायगनल क्या होने चाहिए, 0। मुझे 4 × 4 की अगर कहा जाए तो 1 1 1 1, ऑल नॉन डायगनल आर 0। तो हम मुझसे क्या पूछा गया था कि क्या हर आइडेंटिटी डायगनल है। अब कोई कहता है इसको चेक करो ये डायगनल है, बिल्कुल डायगनल है, क्योंकि डायगनल को तो ये मतलब था ये सारे 0 होने चाहिए, ये सारे 0 होने चाहिए, है ना, और ये सारे 0 होने चाहिए। डायगनल मैट्रिक्स तो यही कहता था कि एक तो स्क्वायर मैट्रिक्स हो और सारे नॉन डायगनल क्या हो, 0। उसको कोई मतलब ही नहीं है डायगनल पर क्या पड़ा है ना। तो इसका मतलब हर आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है वो हमारी डायगनल मैट्रिक्स है। अच्छा, नेक्स्ट क्या पूछा था उसने, इसका मतलब ये भी हमारा ठीक हो गया। और अगला पूछा था क्या हर आइडेंटिटी स्केलर है, तो देखते हैं। स्केलर को यही मतलब होता है कि भाई नॉन डायगनल 0 और डायगनल पर सेम हो, तो उसको क्या मतलब 1 है, भाई सेम तो है ना। उससे तो ये पूछा है क्या हर एक आइडेंटिटी स्केलर बन रही है, यस ये भी स्केलर है, ये भी स्केलर है, ये भी स्केलर है, चाहे कुछ भी हो, अंदर के सारे डायगनल के सेम होने चाहिए, तो यस दिस वन इज़ ऑल्सो ट्रू कि हर एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी क्या है, स्केलर मैट्रिक्स है। तो हमने इन सभी के बारे में डिस्कशन करी, तो टोटल मिलाकर हमें ये समझ आया कि जैसे कि डायगनल, फिर स्केलर और फिर आइडेंटिटी, ठीक है। तो जो आइडेंटिटी होती है वो पीछे से स्केलर भी है और डायगनल भी है। जो स्केलर है वो डायगनल भी है, लेकिन डायगनल के आगे ऐसे कुछ भी नहीं है, तो डायगनल ना तो स्केलर है और ना ही आइडेंटिटी है, ठीक है। तो ये रिज़ल्ट रेडी हो गया कि जो आइडेंटिटी है वो स्केलर भी है और डायगनल भी है। तो देखो आइडेंटिटी स्केलर भी, आइडेंटिटी डायगनल भी, स्केलर डायगनल भी, लेकिन डायगनल कुछ भी नहीं है, ना स्केलर है ना ही आइडेंटिटी है, ठीक है। मतलब हर एक डायगनल नहीं है। आप पर्टिकुलर जान के सेम ले लोगे और उसको चेक करने के लिए कहोगे तो वो चीज़ अलग है, लेकिन उन्होंने हर एक आइडेंटिटी के बारे में पूछा। हर एक आइडेंटिटी स्केलर भी होती है, हर एक आइडेंटिटी डायगनल भी होती है, हर एक स्केलर डायगनल भी होता है। बट उल्टा अगर हम देखें, हर एक डायगनल स्केलर भी नहीं है, हर एक डायगनल आइडेंटिटी भी नहीं है, हर एक स्केलर आइडेंटिटी भी नहीं है, ठीक है। तो हमारी आज मैट्रिसेस का टॉपिक, जो मैट्रिसेस की जो डेफिनेशंस थी वो टॉपिक आज यहीं फिनिश होता है। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कैसा लगा। बाय।